तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अब इन चैप्टर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। हम लोगों ने इससे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किया, अब हम लोग करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं? जो अंडर सम स्टैच्यू यानी कि अंडर सम एक्ट बनाए जाते हैं, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं। तो इनके मेन फीचर्स क्या हैं कि दीज आर सेट अप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है प्रॉपर प्रोसेस के साथ और उसके बाद ये बनते हैं। उस एक्ट में ही इसकी पूरी फंक्शनिंग मेंशन होती है। उस एक्ट में सारी ड्यूटीज, क्या क्या डेजिग्नेशंस होंगे, उन डेजिग्नेशंस की क्या क्या पावर होंगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे चलेगा, ऑपरेशनल प्रोसेस कैसे चलेगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। और फिर उसके बाद ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है जिसके पास अपना फंड आता है और वो अपने फंड को कैसे यूटिलाइज करे ये भी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी कॉर्पोरेट है जो पूरा काम इंडिपेंडेंट करती है और इसको जो भी स्टेट में जिस भी एक्ट में ये रजिस्टर हो रही है, बन रही है, वो जिस भी स्टेट में है उस स्टेट के अंडर में काम कर रही है। तो इसको कोई भी डिसीजन लेना है तो इसको अपने उन पॉलिसीज रूल्स के अंडर में लेना है। ठीक है। अब क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये स्यू कर सकते हैं, मतलब किसी पे केस कर सकते हैं, दूसरे लोग भी, दूसरी कंपनीज भी इन पे स्यू कर सकती है, मतलब केस कर सकती हैं। तो ये सब, इवन जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, ऑल्दो दे हैव ऑलमोस्ट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो एक गवर्नमेंट पर्सन होता है उसकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो भी कंडीशंस होती हैं, ऑलमोस्ट ये सारी कंडीशंस ये लोग भी एंजॉय करते हैं जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं, बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं कहलाते। मतलब इसमें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं हैं, ठीक है, बट उनके एम्प्लॉयज की जो सर्विसेज हैं वो भी वो एक्ट ही गवर्न कर रहा है। तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? यही इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनका खुद का है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। जो भी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें उनको बहुत लॉन्ग प्रोसेस में नहीं निकलना पड़ रहा, एक शॉर्टर प्रोसेस है। ठीक है। तो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब है इंडिपेंडेंट। ये जो इंडिपेंडेंट वर्ड है यही यहाँ पे ऑटोनॉमस के फॉर्म में आ गया है। ठीक है। इसमें एक बेनिफिट ये है कि मैंने कहा ना कि ये बन तो एक्ट के अंडर में रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हम जो कह रहे हैं इंटरफेरेंस नहीं है, दैट इज ओके। बट जहां भी बहुत मेजर डिसीजन लेना है या कोई बहुत ही मेजर फंड्स के इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होगी उस मिनिस्ट्री से उन्हें अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रिस्ट्रिक्टेड वे में है, बट थोड़ा सा है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट भी है, बट एक नेगेटिव पॉइंट क्या जाता है इसका कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो हो ही गया ना। ठीक है। तो हम नेगेटिव फ्लिप साइड भी इसकी कर देते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मेजर डिसीजंस में है और गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड इसके फंक्शंस के लिए रख देता है बना के कि भाई ऐसा ना हो कि ये एक्ट का मिसयूज करें। बट इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? गवर्नमेंट के साथ साथ जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बेनिफिट्स है वो भी ये फॉर्म ले लेती हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हमें कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ये जहां एक तरह से फायदे की बात है वहीं दूसरी तरह से ये नुकसान भी है क्योंकि आपको ये एक्ट है, ये पावर, ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, ये पॉलिसीज इस फ्रेमवर्क में रह के काम करना है। अब अगर कहीं भी इस फ्रेमवर्क से बाहर जाना है कोई भी एक्सेप्शनल डिसीजन में, तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री, फ्रॉम गवर्नमेंट। तो मिनिस्ट्री तो गवर्नमेंट के अंडर में ही आ रही है ना। ठीक है। एडवाइजरी बोर्ड है, फिर इनका जो ऑडिट है वो भी गवर्नमेंट के लिए वाले रूल्स पे चलता है, जो एक गवर्नमेंट सेक्टर का रूल होता है ऑडिट। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मिला के इसके लिए एक डीमेरिट्स का काम भी कर देते हैं। बट वही वाली बात होती है कि एवरी कॉइन हैज टू साइड। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई नुकसान है तो फिर ये बनानी क्यों है, फायदे भी तो है ना। तो
जो भी नुकसान होते हैं वो हमारे ऑपरेशनल वर्किंग प्रोसीजर की वजह से होते हैं। अगर हम काम को सही ढंग से करेंगे तो किसी भी फॉर्म के जो नुकसान है उनको हम ठीक कर सकते हैं, और जो बेनिफिट्स हैं उनसे हम बहुत सारे और बेनिफिट्स लेकर और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया? हाँ, अब एग्जाम्पल्स देखो इसके। LIC हो गया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। RBI हमें पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया कॉर्पोरेशन एंड इंडियन पोस्ट। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। तो आपको MCQs में कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो ये सब तुमने, जनरल पब्लिक क्या समझती है कि ये सब गवर्नमेंट की कंपनीज है ना, तुमने भी हमेशा से यही समझा, बट ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि इनके साथ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, बट गवर्नमेंट का पावर नहीं है, ऑटोनॉमी नहीं है, ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं, ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमी नहीं है गवर्नमेंट की। ठीक है, एक पॉइंट तक गवर्नमेंट बाहर है इनसे, लेकिन एक पॉइंट के बाद गवर्नमेंट का उसमें रोल आता है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपना ही चला लेगी, यहाँ पे ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है। समझ में आ गए एग्जाम्पल से सारे? बस, मतलब ऐसे और भी बहुत सारे हैं, बट इतने सफिशिएंट है, ये बहुत फेमस नेम हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, ये लिख लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के नाम से क्या पता चल रहा है कि कंपनी है, यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बट गवर्नमेंट की है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट उसमें एक मेजर शेयर होल्डर है। ठीक है, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में तो पहले सारा पढ़ा ही है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। तो गवर्नमेंट क्या है, हमारा सबसेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या कहता है? गवर्नमेंट कंपनी क्या है कि एक ऐसी कंपनी जहां पर 51% और मोर, मतलब नॉट लेस देन 51% है, तो 51% या उससे ज्यादा शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनमें से किसी एक के पास हो, या ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनमें मिलाकर 51% से ज्यादा हो या 51% हो, या ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके मिलाकर उस कंपनी में 51% या उससे ज्यादा हो। समझे? यानी कि 51% या उससे ज्यादा होना चाहिए, चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ले, चाहे ये सारी स्टेट गवर्नमेंट्स मिला के लें, चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिला के लें, कैसे भी लें। तो या तो हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या स्टेट गवर्नमेंट हो, या पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब उसके अंडर में है, वो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी। ठीक है, तो वो सब गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में आती है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट कंपनी है यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी है मतलब कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे प्रिवेलिंग है। तो अब ये एक इंडिपेंडेंट वो बॉडी है जिसके लिए कोई अलग से स्टैट्यूटरी एक्ट नहीं बन रहा, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में ही फॉर्म हो रही है। तो एक तरह से ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के सारे बेनिफिट्स उठा रही है, लेकिन है क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा उसमें जितना गवर्नमेंट का शेयर होगा वो गवर्नमेंट के फंड्स को बढ़ाएगा भी। तो ये एक बेनिफिट वाली बात है। तो यानी कि ये अगर 2013 से पहले के जितने एक्ट थे, जैसे कि पहले 1956 था कंपनीज एक्ट, वो तो जो भी पुराने एक्ट थे उनमें भी अगर वो फॉर्म हुई है तो वो गवर्नमेंट कंपनी ही है। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वही जैसे हमने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में किया था कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हो गया दे कैन स्यू और एनी अदर फर्म कैन स्यू ऑन देम, दे कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है। इनका पूरा मैनेजमेंट जैसे कि
एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का पूरा मैनेजमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू गवर्न होता है, बिल्कुल वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का पूरी तरह से जो ऑपरेशंस हैं या आउटसाइड रिलेशंस हैं, दैट इज ऑल गवर्न्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इनकी बट एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होती है क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, बट ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं होते, डायरेक्टली उन्हें आंसर नहीं देना होता, ठीक है ना। डायरेक्टली किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आ रहे, बट हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ना ही इनके एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है तो सिक्योर जॉब होती है, उनके पर्क्स अलाउंसेस काफी हद तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले होते हैं, सिमिलर टू दैट बट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। इसको गवर्नमेंट से फंड मिल ही रहे हैं, ये तो वेरी ऑब्वियस है कि 51% शेयर तो गवर्नमेंट से मिल ही रहा है, तो कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए ऑटोनॉमी एंजॉय करती हैं। मतलब इनको डिसीजंस लेने के लिए ऐसा नहीं है कि हर डिसीजन इनका डिले नहीं होगा, क्योंकि हर डिसीजन के लिए उनसे लेनी नहीं पड़ती है परमिशन, बट हाँ गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है तो गवर्नमेंट के कुछ मेंबर्स तो उसमें बोर्ड में होते ही हैं, तो उनका तो से होगा ही होगा ना। रीजनेबल प्राइसेस बेसिकली ये इसलिए बनाई गई कि जनरल पब्लिक से बोरोइंग्स भी ले लें और जनरल पब्लिक को जो सर्विसेज देंगे वो सर्विसेज भी एज कंपेयर टू कंप्लीटली प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो थोड़े कम रेट पे दें, ठीक है, ताकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस कोई भी अनरीजनेबल प्राइस ना लें, ये पब्लिक को रीजनेबल प्राइस पे दे, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल तो होता ही होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है इनकी, इसका मतलब ये हुआ कि इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन को लेके फॉलो नहीं करना, जैसे कि हमारा बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किया था, उनके लिए ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके ऊपर कोई नहीं है, पार्लियामेंट में कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, तो समटाइम्स यहाँ पर करप्शन थोड़ी हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एक लिमिट तक है इसलिए, बट वही वाली बात है कि जितने भी डीमेरिट्स होते हैं उनको तो हम ठीक कर सकते हैं बाय प्रॉपर मैनेजमेंट, तो ऐसा नहीं है कि डीमेरिट्स कोई बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम्पल्स में जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिस इज द बिगेस्ट गवर्नमेंट कंपनी, अगर आपसे लार्जेस्ट बिगेस्ट गवर्नमेंट कंपनी की बात आए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पीजीसीआईएल का फुल फॉर्म मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा, वो तुम लोग देख लेना। बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये सब हमारी, ऐसे तो गवर्नमेंट कंपनीज की लिस्ट बहुत सारी है लेकिन ये हमारी मेजर गवर्नमेंट कंपनीज है। मैं पीजीसीआईएल का भी देख के बता ही देती हूँ ना, एक मिनट में। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैं बिल्कुल स्किप कर गया था माइंड से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये सब हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। थोड़े बहुत आपको मेजर मेजर नाम पता होने चाहिए, लिस्ट तो बहुत लंबी है, पूरी लिस्ट तो यहाँ याद कर पाओगे, बट हाँ मेजर जैसे कि है ये पता रहना चाहिए। जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में जो मेजर है वो हमारी आरबीआई हो गया, हमारी एलआईसी हो गया, ये मेजर है, तो आपको ये सब चीज़ें बस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा एक बार पढ़कर आओगे तो तुम्हें समझने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 12th में भी जब आते हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर का रोल कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये पढ़कर आना, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे और फिर आगे हम लोग करेंगे कि जो हमारी मल्टीनेशनल, जो हमारे इंटरनेशनल कुछ हैं उनके बारे में, ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.